जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों ने हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। जिस काल में वेदों की रचना की गई थी उसे हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यानी वेदों से जुड़ा हुआ काल को ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है। और जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उसे हम लोग आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल का अर्थ यही है कि यहाँ पर इंसान को ना आँख रहते हुए दिखेगा, ना कान रहते हुए सुनाई देगा, और ना इंसानियत है और ना ही संस्कार बचा है। सारे चीज़ विलुप्त होता चला जा रहा है। इसीलिए इसे अंधों का युग, इसीलिए नाम इसका पड़ गया है आधुनिक युग। ठीक है। आधुनिक युग जो है, द्वापर युग के समाप्ति के बाद आधुनिक युग का विकास हुआ। और उसी तरह से वैदिक सभ्यता, जब हड़प्पा सभ्यता थी, जब प्राचीन भारत की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बाद जो एक नया सभ्यता का विकास हुआ उसे ही हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त हुआ है। ठीक है। जिनका जन्मदाता आर्यों को माना जाता है। आर्य का अर्थ यही है, पंडित या फिर ब्राह्मण लोगों को ही आर्यों कहा जाता है। ठीक है। शुरुआत में तो आर्यों को भारत में विदेशी कहा गया है। शुरुआत में आर्यों लोगों को यानी ब्राह्मण या पंडित लोगों को विदेशी कहा गया था। इनमें से कुछ विद्वान जो भारत के थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव से आए हैं। उसी प्रकार मैक्स मुलर का कहना था कि यह मध्य एशिया से आए हुए हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा ही था कि ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से आए हैं, यानी अमेरिका से आए हैं। ठीक है। और दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पहला, उन्होंने कहा था कि आर्य लोग हिंसावादी है और ये लोग विदेशी हैं। ठीक है, ये लोग भारतवासी नहीं हैं। परंतु देखिए, उनमें से ही एक सत्य सेंधव ने कहा था कि आर्य लोग भारतवासी ही है, यानी भारत के ही हैं। इसको याद रखिएगा कि सत्य सेंधव ने कहा था कि आर्य लोग भारत के हैं। ठीक है। इस प्रकार से उल्लेख किया गया था आर्यों के संबंध में। अब हम लोग जानते हैं, देखिए, वैदिक सभ्यता को कितने कालखंड में बांटा गया था, उसके समाजों का वर्ग कितने थे, समाज में लोगों का आर्थिक एवं धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। बता दें कि वैदिक सभ्यता को 2 कालखंड में बांटा गया था। ठीक है। ऋग्वेद काल और उत्तर वेद काल। वैदिक सभ्यता को 2 कालखंड में बांटा गया था, ऋग्वेद काल और उत्तर वेद काल। ऋग्वेद काल के बारे में बता दें कि ऋग्वेद काल का समय सारणी 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना गया है। ऋग्वेद काल की समय कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है। इस काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुआ है। इस काल की जानकारी हमें कहाँ से मिला है? वेद से मिला है। ठीक है। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। वेदों की संख्या अगर बता दें तो 4 होती है। ऋग्वेद काल में यानी वैदिक सभ्यता में वेदों की संख्या 4 थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये वेदों की संख्या है। ऋग्वेद काल जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम वेद है, यानी पुराना वेद है। सामवेद में संगीत के 7 धुन का उल्लेख किया गया है, जबकि यजुर्वेद में यज्ञ तपस्या विधि का उल्लेख किया गया है, और अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख किया गया है। चलिए चलते हैं वैदिक सभ्यता का ऋग्वेद काल की ओर। हमने कहा कि ऋग्वेद काल का समय सारणी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। दुनिया का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसको याद रखिएगा। वेद किससे लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब जानते हैं, देखिए, ऋग्वेद काल में समाज में लोगों का स्वरूप कैसा था।
ऋग्वेद काल में समाज में लोगों का स्वरूप और रहन सहन के बारे में। ऋग्वेद काल में समाज में लोगों का रहन सहन, ठीक है। लोग गाँव में रहते थे, यानी ग्रामीणवासी थे, जिसमें लोगों का समाज एवं वर्ग होता था। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, पुआल से बने कुटरी में रहते थे और लकड़ी के झोपड़ी होते थे जहाँ पर लोग रहा करते थे। समाज में गांव के समूह को विस कहा जाता था और गांव के मुखिया को विस्पति कहा जाता था। इसको याद रखिएगा। समाज में गांव के समूह को विस कहा जाता था और गांव के मुखिया को विस्पति कहा जाता था। विस्पति जो होते थे समाज के लोगों की रक्षा करते थे, उसकी देखरेख करते थे और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करते थे, जो आज वर्तमान में भी समाज का स्वरूप लगभग वैसा ही है। परिवार में एक मुखिया होता था जो पूरे परिवार का जिम्मेवार उठाते थे, जो आज भी लगभग वैसे ही है। अब जानते हैं हम लोगों ऋग्वेद काल में समाजों का वर्ग कितना था। ऋग्वेद काल में समाजों का वर्ग, ठीक है। ऋग्वेद काल में समाजों को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला है ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग की श्रेणी में उसे रखा गया था जो पूजा पाठ और यज्ञ तपस्या के विधि जानते थे। क्षत्रिय वर्ग के श्रेणी में उन लोगों को रखा गया था जो राजा और प्रजा की रक्षा करते थे, समाजों की रक्षा करते थे, यानी आज के समय में प्रशासन व्यवस्था जिसको कहते हैं उसे ही क्षेत्रीय वर्ग में रखा गया था, ठीक है। तीसरा है वैश्य वर्ग। वैश्य वर्ग ये लोग थोड़ा समाज से हटके रहते थे, यानी ये काल अकेले जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए इसे वैश्य वर्ग में रखा गया। शूद्र वर्ग जो राजा और रानी की सेवा करते थे, यानी जिसे हम लोग दासी कहते हैं, उसे शूद्र वर्ग में रखा गया था, ठीक है। तो ये बातें ऋग्वेद काल के 10वें मंडल में कहा गया था कि ब्राह्मण लोग जो है परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं। 10वें मंडल में कहा गया है। ऋग्वेद काल में इसे भी याद रखिएगा, ऋग्वेद काल में 10 मंडल होते थे। ऋग्वेद काल में 10 मंडल थे, जिसमें 10वें मंडल में यह बात कहा गया है कि ब्राह्मण लोग जो है परम पुरुष के मुंह से उत्पन्न हुए हैं और क्षत्रिय लोग उनके भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं और वैश्य लोग उनके जांघों से और शूद्र लोग उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा गया है 10वें मंडल में। बता दें कि ऋग्वेद काल के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है, इसके भी याद रखिएगा। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद काल के समय कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। 10 मंडल में 10,800 मंत्र थे और 1,028 श्लोक होते थे। 10,800 मंत्र और 1,028 श्लोक होते थे ऋग्वेद काल के समय में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद काल की आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था के बारे में। देखिए, ऋग्वेद काल की आर्थिक जीवन मुख्य तौर से पशुपालन और खेतीबाड़ी ही था, यानी मुख्य तौर से पशुओं को पालते थे और थोड़ा बहुत खेतीबाड़ी करते थे, ठीक है। जैसे कि पशुपालन में लोग गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि पालते थे। ऐसे जानकारी है कि लोग खेतों में बीज डालना, अनाज एकत्रित करना, अनाजों को कूटने आदि के बारे में जानकारी था, ठीक है। ये सब बात हम लोग को मालूम चला है। इसके अलावा लोग फर्नीचर का काम, चमड़ा का काम, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, मतलब कुम्हार लोग होते थे, जो आज के समय में भी लगभग वह लोग, उस श्रेणी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, करके अपना जीवन यापन करते थे। यह आपका क्या हो जाएगा, आपका आर्थिक जीवन था उन लोगों का। कौन कौन से साधन थे उसके? पशुपालन के साधन मुख्य तौर पर मानते थे, यानी गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस, घोड़ा ये सब पालते थे उन लोगों, ठीक है। और उसके बाद अनाजों को कूटने का प्रमाण हम लोगों को वहीं से मिला है, ऋग्वेद काल से, ठीक है। खेतों में बीज डालना या फिर अनाजों को कूटने का, पीसने का, ये सब सारा विधि जो है हम लोगों को ऋग्वेद काल से ही प्रमाण हुआ है। अब आते हैं हम लोगों उसका धार्मिक जीवन। ऋग्वेद काल का धार्मिक जीवन कैसा था? वो लोग
वायुदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव और तुलसी की पौधों की पूजा करते थे। धार्मिक जीवन उनका वही था। यानी कौन से देवी देवता को मानते थे? वायुदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव और तुलसी के पौधों की पूजा करते थे। और नदियों में सरस्वती नदी को पवित्र मानते थे। सरस्वती नदी जो वर्तमान में अभी विलुप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ऋग्वेद काल की विवाह प्रणाली कैसी थी। ऋग्वेद काल की विवाह प्रणाली, इसमें 4 प्रकार से विवाह प्रणाली रखी गई थी। ऋग्वेद काल के समय 4 प्रकार से विवाह दिया जाता था। ठीक है, पहला है आर्य विवाह। आर्य विवाह उस काल में लोग, पहला था आर्य विवाह। आर्य विवाह का अर्थ यही है, इस प्रणाली में कन्या के पिता को 2 जोड़ी बेल दिया जाता था और कन्या को विदा किया जाता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आर्य विवाह में कन्या के पिता को 2 जोड़ी बेल दिया जाता था। ठीक है, दूसरा है देव विवाह। देव विवाह क्या होता था? इस प्रणाली में वर और उनके परिवार में जितने लोग और समाज में जितने लोग थे तथा पुरोहित को लेकर के कन्या के घर पर जाते थे और आदर और सत्कार के साथ अपने घर लाते थे। यह था आपका देव विवाह, जो आज के वर्तमान में भी वही विधि चल रही है, वही परंपरा चल रही है। ठीक है, तीसरा है आपका असुर विवाह। असुर विवाह का अर्थ यही है, इस प्रणाली में असुर विवाह प्रणाली क्या थी? देखिए, इस प्रणाली में कन्या के पिता वर के पिता को धन या संपत्ति देकर कन्या को बेच दिया जाता था असुर विवाह में। ठीक है, और चौथा है राक्षस विवाह। देखिए, राक्षस विवाह में इसमें कन्या को जबरन उठाकर या भगाकर ले जाया जाता था, चाहे कन्या को पसंद हो या फिर ना हो, जिसे हम लोग राक्षस विवाह कहते हैं वैदिक काल के समय। ठीक है, तो इस प्रकार से वैदिक काल में 4 प्रकार से विवाह समारोह बांटा गया था। ठीक है, विवाह जो प्रणाली थी, 4 प्रकार से शादी दिया जाता था बेटियों को। कौन कौन से अगर बोलेंगे तो आर्य विवाह, देव विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ऋग्वेद काल में अंतिम संस्कार किस प्रकार से किए जाते थे। यानी समाज में जब किसी लोगों का मृत्यु हो जाता था तो उसे अंतिम संस्कार किस प्रकार दिया जाता था। ठीक है, अंतिम संस्कार के विधि जान लेते हैं थोड़ा से। पहला था दह संस्कार। दह संस्कार का मतलब वही होता है कि आग में मुख अग्नि देना को दह संस्कार बोलते हैं। मृत शरीर को मुख अग्नि दिया जाता था, जिसे दह संस्कार कहते हैं, जो वर्तमान में भी आज चल रहा है। दह संस्कार यानी आग देना, शरीर को आग प्रदान करना, मर जाने के बाद दह संस्कार कहलाती है। दूसरा है मिट्टियों में दफनाना। मिट्टियों में मृत शरीर को दफनाना, जो आज भी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, तीसरा है कि मृत शरीर को किसी गुफा या जंगल में फेंक दिया जाता था। तीसरा प्रणाली क्या है अंतिम संस्कार का, कि मृत शरीर को किसी गुफा या जंगल में फेंक दिया जाता था और जब जंगली जंतु उसको खा लेते थे और उसके बाद वापस जा करके उस हड्डियों को ले करके आते थे वापस घर में और कहीं दफना देते थे। ये उनका तीसरा प्रणाली था वैदिक सभ्यता में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए वैदिक सभ्यता का समाज का वर्ग, धार्मिक वर्ग, ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों को थोड़ी सी जान गए हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। अगला आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और ऋग्वेद काल के बारे में और डिटेल्स जानकारी आपको फिर हम देंगे। थैंक यू।